तो डॉक्टर विकास, व्हाट इज इनफर्टिलिटी इन योर ओपिनियन? स्मोकिंग करता है, अल्कोहल कंजप्शन करता है, टोबैको च्यूइंग है, तो ये लोग को हम क्विट करने को यूजुअली सजेस्ट करते हैं क्योंकि ये एडवर्सली फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, इनफर्टिलिटी बोले तो हमेशा फीमेल को ब्लेम किया जाता है। इट्स औरत का कुछ प्रॉब्लम है इसलिए बच्चा नहीं हो रहा है, बट अगर आप ओवरऑल कॉजेस देखें तो महिलाओं का कॉजेस जो है वो सिर्फ 1/3 ऑफ द टोटल इनफर्टिलिटी कॉजेस है। सो 1/3 उतना ही महिलाओं की वजह से होता है और 1/3 जो है वो पुरुषों के कारणों की वजह से होता है। तो महिलाएं और पुरुष दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट हेल्थ पावर्ड बाय वैदिक न्यूट्राकेयर। दोस्तों, आपको पता रहेगा कि पिछले 3 लाख सालों से हमारी ह्यूमन स्पेसीज जो है वो इवॉल्व होती जा रही है एंड कंटिन्यू चल रही है। द ओनली रीज़न बिहाइंड दैट इज़ आवर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट, या यू कैन से इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। जैसे कि ह्यूमन सेक्सुअलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, लाइक लव, pleasure and ability to make a bond between men and women, and one part is reproduction. तो one of the important aspect है कि रिप्रोडक्शन की वजह से हमारी जो सदियों से हमारी पीढ़ियाँ चलती आ रही है वो रिप्रोडक्शन की वजह से ही है। तो लेकिन रिसेंट अभी ट्रेंड अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चेंजेस हो चुके हैं। हमारा जो फर्टिलिटी रेट था पिछले कुछ सालों से अगर देखा जाए तो बहुत कम हो चुका है। इसके लिए बहुत सारे रीज़न्स अवेलेबल हैं। तो हम आज के एपिसोड में और आज के पॉडकास्ट में हम लोग जानेंगे कि जो हमारा फर्टिलिटी रेट है वो रिड्यूस क्यों होते जा रहा है। इनफर्टिलिटी आजकल इतना ट्रेंड बढ़ गया है कि बहुत सारे लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। आउट ऑफ 6 पर्सन 1 पर्सन इज़ सफरिंग, 1 कपल इज़ सफरिंग फ्रॉम द इनफर्टिलिटी। और अगर टोटल केसेस देखे जाएंगे इंडिया में तो 27 मिलियन केसेस आर देयर ऑफ इनफर्टिलिटी इन इंडिया राइट नाउ। और इसमें भी अगर देखा जाए तो अर्बन पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है दैन द रूरल पॉपुलेशन। रूरल पॉपुलेशन की बात की जाए तो 8 to 10% कपल्स आर सफरिंग फ्रॉम द इनफर्टिलिटी, और अर्बन पॉपुलेशन की बात की जाए तो 15 to 20% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम द इनफर्टिलिटी। तो आज के हम एपिसोड में हम जानेंगे इनफर्टिलिटी क्या है, उसके लिए कॉजेस क्या क्या है, उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो वेलकम डॉक्टर विकास एंड डॉक्टर रूपा। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर रूपा एंड डॉक्टर विकास, जो एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या एक गायनेक एंड ऑफ स्पेशलिस्ट हैं। दे रन देयर प्राइवेट प्रैक्टिस एट मदरहुड हॉस्पिटल बेलगाम एंड दे आर वेरी वेल नोन फॉर द इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट and overall women's health. So welcome you Dr. Vikas and Dr. Rupa. Thank you for having us. तो डॉक्टर विकास, what is infertility in your opinion? So पहले डेफिनेशन बोलने से पहले इनफर्टिलिटी क्यों इम्पोर्टेंट है। अभी कौन सा भी जीव, अभी आपने बोला है कौन सा भी जीव हो उसके 2 बेसिक थिंग्स है, एक है सर्वाइवल और एक है अपना प्रजाति को आगे बढ़ाना। तो कोई भी अगर भिखारी से लेके कितना भी बड़ा आदमी हो, उसका एक ख्वाहिश हमेशा रहता है कि उसको अपना संतान को आगे बढ़ाना, अपनी जनरेशन को ज़्यादा आगे बढ़ाना है। सो हमेशा फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स आर गोइंग टू बी इन पिक्चर बिकॉज फर्टिलिटी इज अ बेसिक नीड ऑफ अ लाइफ इन ह्यूमन बीइंग्स। तो कमिंग टू इनफर्टिलिटी, अगर कॉमन लैंग्वेज में बोलना है तो अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, आप ट्राई कर रहे हो और आपको नहीं हो रहा है तो हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। बट मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम, अगर आप 1 साल के लिए प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो और 1 साल के बाद भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे तो हम उसको इनफर्टिलिटी बोल के लेबल करेंगे, जिसको हम निस्संतान बोलते हैं। तो इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। एक तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, इनफर्टिलिटी बोले तो हमेशा फीमेल को ब्लेम किया जाता है। इट्स औरत का कुछ प्रॉब्लम है इसलिए बच्चा नहीं हो रहा है, बट अगर आप ओवरऑल कॉजेस देखें तो महिलाओं का कॉजेस जो है वो सिर्फ 1/3 ऑफ द टोटल इनफर्टिलिटी कॉजेस है। सो 1/3 उतना ही महिलाओं की वजह से होता है और 1/3 जो है वो पुरुषों के कारणों की वजह से होता है। तो महिलाएं और पुरुष दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। और 1/3 जो कॉजेस है उसमें हम कुछ रीजंस नहीं निकाल सकते, उसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो हमेशा हमको जब इनफर्टिलिटी काउंसलिंग भी करते हैं, ट्रीटमेंट भी देते हैं, हम एज अ कपल ऑलवेज
काउंसिल करना चाहिए, ना कि एक ओनली फीमेल को किया नहीं तो मेल को किया. तो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट इट एज अ कपल एंड यू हैव टू इवैल्यूएट एज अ कपल. बिकॉज ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत तरफ से मेल और मेल एंड फीमेल दोनों में भी हो सकता है. एंड जब हम काउंसलिंग करते हैं तो दोनों को भी काउंसलिंग करना जरूरी है. राइट. तो सो बेसिकली मतलब मेन इसके रीजंस क्या क्या रहते हैं? अगर मेल में देखा जाए तो व्हाट विल बी द कॉजेस इन द मेल, एंड फीमेल्स में देखा जाए तो फीमेल्स में क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है? ओके, इनफर्टिलिटी कॉजेस बोलने से पहले मैं आपको फिजियोलॉजी बोलता हूँ, प्रेगनेंसी कैसे होता है. सो एनाटोमी, फीमेल का एनाटोमी बोलना है तो इसमें 2 अंडाशय रहते हैं, उसको हम ओवरीज बोलते हैं. इसके बाजू में 2 फैलोपियन ट्यूब्स रहते हैं, और ये है आपका यूटेरस और ये वेजाइना. सो ये एनाटोमी हो गया. फिर जब भी कोई फीमेल का रेगुलर पीरियड्स, एवरी मंथली पीरियड्स रहता है, तो एक एग तैयार होता है, इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड एक एग तैयार होता है. एंड वो एग अराउंड 18 to 20 मिलीमीटर के लिए ग्रो होकर फिर रप्चर होता है. उसमें अंडाशय रहता है, वो अंडाशय फैलोपियन ट्यूब में आके बैठता है यहाँ पे. तो उस टाइम में हस्बैंड एंड वाइफ अगर संबंध रखते हैं तो हस्बैंड का सीमेन यहाँ पे वेजाइना में डिपॉजिट होता है. तो सीमेन का फॉरवर्ड मोटिलिटी रहता है, ऐसे आगे जाते रहते हैं वो. तो स्पर्म्स यहाँ पे मूव होके एग को फर्टिलाइज करते हैं, ट्यूब में फर्टिलाइज होता है, तो बेबी ट्यूब में तैयार होता है. फिर यहाँ पे अराउंड 5 days के लिए ग्रो होता है वो. उसके बाद यहाँ पे आके 5th day को आके यूट्राइन कैविटी में आके इम्प्लांट होता है और यहाँ पे फर्दर ग्रोथ होता है. तो ये नॉर्मल प्रोसेस है. अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है तो मेजर कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? एक है ओवेरियन कॉजेस, ओवुलेशन डिफेक्ट बोलते हैं हम. अगर मोस्ट कॉमन कॉज यहाँ पे है पीसीओडी, जो कि बहुत ही कॉमन कंडीशन है आजकल. पीसीओडी में क्या है कि एग्स बराबर तैयार नहीं होते रहते, उसमें एग्स बहुत रहते हैं बट उसका डेवलपमेंट नहीं होते रहता है. सो वो डोमिनेंट फॉलिकल 18 to 20 मिलीमीटर तक ग्रो ही नहीं होता है. तो उस एग बराबर तैयार नहीं हो रहा, इसलिए प्रेगनेंसी नहीं होते रहता है. और एक कॉजेस है मेनली एज जिसका ज़्यादा हुआ रहता है 35 to 40 ईयर्स, तो उनमें ओवरियल रिजर्व कम हुआ रहता है, उनमें एग्स का नंबर कम हुआ रहता है ओवरीज में, इसके वजह से प्रेगनेंसी नहीं होता है ना. सो सेकेंड कॉज है ट्यूबल फैक्टर्स. अगर ट्यूब में ब्लॉक है तो प्रेगनेंसी, क्योंकि स्पर्म एंड एग दोनों मिल नहीं सकते हैं. सो एक साइड का ट्यूब ब्लॉक है, एक साइड का ओपन है तो भी प्रेग्नेंट होते हैं. बायलैटरल ट्यूबल, दोनों साइड का ट्यूब ब्लॉक है तो प्रेगनेंसी नहीं होता है. तो ट्यूबल ब्लॉक के लिए मेजर कॉजेस क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज जो इंडिया में है वो है ट्यूबरकुलोसिस. तो अदर कॉजेस है पेल्विक एडेजेंस. पेल्विक एडेजेंस बोलते हैं, यहाँ पे पेरिटोनियम सब चिपक जाता है, तो उसके लिए मेजर कॉज है. और एक है कुछ पेल्विक ऑपरेशंस हुआ है आपका, कुछ तो प्रीवियस ऑपरेशंस हुआ है, नहीं तो उनको पीआई इन्फेक्शन बोलते हैं हम, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, वो हुआ है तो भी पेल्विक एडेजेंस होता है. तो थर्ड कॉज है यूट्राइन कॉज बोलते हैं. उसमें मेनली कुछ गांठी हुआ है, जो मोस्ट कॉमन गांठी है वो फाइब्रॉइड बोलते हैं हम. नहीं तो किसी को यहाँ पे पर्दे के जैसे एक स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम सेप्टेट यूट्रस बोलते हैं. ये जन्म जाती रहता है कुछ लोगों को. तो ऐसे कुछ है तो यहाँ पे आके बच्चे को चिपकने के लिए जगह कम होता है, तो इसके लिए इम्प्लांटेशन फेलियर होकर प्रेगनेंसी नहीं होता है. और कुछ कॉजेस है जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस. 2 हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है थायराइड हार्मोन एंड और एक है प्रोलैक्टिन. अगर थायराइड का कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो हाइपर प्रोलैक्टिन लेवल्स बहुत ज़्यादा है तो भी प्रेगनेंसी नहीं होगी. तो ये मेजर कॉजेस फॉर फीमेल हो गए. मेल का कॉजेस इन समरी में बोलना है तो मेल में हम एक ही टेस्ट करते हैं, सिर्फ वो है सीमेन एनालिसिस. सीमेन एनालिसिस में हम देखते हैं स्पर्म का काउंट कितना है, उसका मॉर्फोलॉजी बोलते शेप कैसे बराबर है कि नहीं शेप, और थर्ड है मूवमेंट मोटिलिटी कैसे मोटिवेटेड चाहिए. तो काउंट मिनिमम 15 मिलियन रहना चाहिए. 15 मिलियन से कम है तो प्रेगनेंसी थोड़ा डिफिकल्ट होता है. सेकेंड है मोटिलिटी, उसका मूवमेंट एटलीस्ट 32% ऑफ द स्पर्म्स मूव करना चाहिए, आगे मूवमेंट रहना चाहिए. सो फॉरवर्ड मोटिलिटी 32% रहना चाहिए. और मॉर्फोलॉजी शेप, अबनॉर्मल शेप्स, नॉर्मल शेप्स एटलीस्ट 4% रहना चाहिए. तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो भी प्रेगनेंसी होने का थोड़ा डिफिकल्टी होता है. सो दीज आर द मेजर मेल एंड फीमेल कॉजेस फॉर इनफर्टिलिटी. अदर दैन कुछ ऐसे कॉमन कॉजेस भी रहेंगे ना, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट ईयर्स में कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है या ओबेसिटी एक कॉज है, तो मतलब इसका कैसे इम्पैक्ट हो जाता है उस पर? तो
ओबेसिटी आजकल तो एपिडेमिक जैसे बढ़ रहा है, एवरी अदर पर्सन इज हैविंग ओबेसिटी नाउअडेज। उसके लिए कॉजेस बहुत है, मेन कॉज है हमारा लाइफस्टाइल। एक तो आजकल बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, बैठ के कुछ भी करना है बैठ के करना है, कंप्यूटर के सामने करना है और क्लरिकल वर्क करना है, तो देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी, अभी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उसकी वजह से ओबेसिटी बहुत बढ़ रहा है। सेकेंड कॉज है हमारा अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। आजकल हम बहुत जंक फूड्स खा रहे हैं, बेकरी आइटम्स, चिप्स एंड ऑल दोस थिंग्स, और उसकी वजह से हमारा ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। तो ओबेसिटी ऑलमोस्ट एवरी सिस्टम इफेक्ट करता है, फर्टिलिटी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इफेक्ट करता है, कार्डियोवैस्कुलर, एंडोक्राइन, सभी सिस्टम्स को इफेक्ट करता है। फर्टिलिटी इन पर्टिकुलर बोलना है तो बिकॉज ओबेसिटी हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत होता है, इससे ज़्यादा रहते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत होता है, उसके वजह से ओवुलेशन डिफेक्ट्स होते हैं, यूजुअली वो एग बराबर तैयार नहीं होता है, उसके वजह से प्रेगनेंसी के लिए बहुत डिफिकल्टी होता है। कुछ लोगों का अंदर का लाइनिंग भी बराबर तैयार, बिकॉज ऑफ ओबेसिटी अंदर का लाइनिंग बराबर तैयार नहीं होता है, तो उसके लिए इम्प्लांटेशन फेलियर्स बार बार होते रहते हैं। तो ओबेसिटी कम करना एक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, हमेशा हम पेशेंट को बोलते हैं आप वेट कम कीजिए, आपका आधा कम हो गया, बाद में उसके बाद में इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ एज? कुछ एज मायने रखता है या प्रेगनेंसी? एज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेनली इन फीमेल्स। पुरुषों में उतना एज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेल्स में बहुत इम्पोर्टेंट, फीमेल्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज क्यों इम्पॉर्टेंट है? अभी एक कॉन्सेप्ट है हमारे मेडिकल साइंस में, दैट्स कॉल्ड ओवेरियन रिजर्व। ओवेरियन रिजर्व बोलते हैं, जब भी एक लड़की रहती है जो अंदर गर्भ में रहती है, तभी उसमें एक फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स रहते हैं ओवरी में, वो बाद में फिर प्रोड्यूस नहीं होते, वो उतना ही रहता है। उसमें से एवरी मंथ थोड़े थोड़े एग्स रिलीज होते रहते हैं, एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़े थोड़े एग्स रिलीज होते रहते हैं। सो जब पूरा एग्स खत्म हो जाता है तभी उसका पीरियड्स बंद हो जाता है। हम बहुत बार सुनते हैं पीरियड्स बंद हो गया है, यूजुअली अराउंड 45 to 50 ईयर्स में मेनोपॉज बोलते हैं हम। तो मेनोपॉज कब होता है? जब आपका पूरा एग्स खत्म हो जाता है। तो ये इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, एक दिन खत्म होना ही है। तो एज जैसे बढ़ते जाता है तो ओवेरियन रिजर्व कम होते जाता है। तो 35 ईयर्स के बाद ओवेरियन रिजर्व बहुत कम हो जाता है, बहुत फास्ट कम होने लगता है। इसलिए हम बोलते हैं कि अर्ली मैरिज करना है, प्रेगनेंसी प्लान अर्ली करना है। इसका रीज़न यही है कि आपका एग्स जब अच्छे नंबर में रहते हैं तभी प्लान किया तो प्रेगनेंसी होने का चांस ज़्यादा रहता है। सो लेट जैसे करेंगे नंबर्स कम हो जाते हैं, और जो भी बच्चे रहते हैं उसका क्वालिटी भी अच्छा नहीं रहेगा। सो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बहुत इफेक्ट हो जाता है। अभी आजकल साइकोलॉजिकल कॉज तो बहुत प्रिविलेंट है, स्ट्रेस, सबके लाइफ में स्ट्रेस बहुत हो गया है अभी। वो टारगेट अटेंड करना है, उसको कंपेयर करके हमको स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस की वजह से बेसिकली क्या होता है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर इफेक्ट कर रहा है। साइकोलॉजी में स्ट्रेस से यूजुअली हमारे इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस अगेन होता है। स्ट्रेस से कैटेकोलामाइंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बॉडी में। सो कैटेकोलामाइंस से हमारा जो HPO एक्सिस है बोलते हैं हम, तो हार्मोनल इम्बैलेंस करता है वो कैटेकोलामाइंस। इससे LH एंड FSH बोल के दो हार्मोन्स है जो हमारे ओवुलेशन के लिए चाहिए, उसका लेवल्स कम हो जाता है। उसकी वजह से ovulated defects and all those things will start appearing. So stress is becoming an increasingly factor for infertility in most of the couples. Okay. So what are the points you will consider in a recent hike of this infertility cases? Actually अभी recent में जो infertility का rate increase हो रहा है, that I would contribute first cause to late marriages. Okay. अगर चाइल्ड बेयरिंग एज आपका ज़्यादा है तो डेफिनेटली एक ना एक प्रॉब्लम की वजह से आप कंसीव नहीं होंगे। एंड चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों को भी करियर इम्पोर्टेंट है आजकल। मतलब दोनों भी चाहिए, उनको लगता है कि एक बार सेटल होने दो, बाद में बच्चा। Then we'll plan pregnancy. सो दैट इज़ अ मेन रीज़न कि वो लोग डिले करते हैं। और बहुत बार ऐसे भी होता है कि अभी अभी शादी हुई है, थोड़ा 1-2 साल हम लोग एंजॉय करेंगे, बाद में एक बार बच्चा हुआ तो ना बिज़ी हो जाएंगे। तो वो चीज़ जो है जिससे ये मेट्रोज़ में होने दो या हमारे इसमें होने दो, सभी जगह पे लेट मैरिजेस ही हो रहे हैं। और लेट दे ट्राई कंसीविंग लेट,
वो अटेम्प्ट ही करना शुरू करना ही लेट हो जाता लेट हो रहा है। तो दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉज कि इनफर्टिलिटी रेट आजकल बहुत बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो लाइफस्टाइल हम लोग आजकल जी रहे उसके कारण भी डेफिनेटली इनफर्टिलिटी रेट बढ़ रहा है। जो हम खाते हैं, जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे हम अपना हेल्थ मेंटेन करते हैं, वो पहले जैसे होता था अभी वैसे नहीं है। सब लोगों को सेडेंटरी लाइफ ही अच्छा लग रहा है। आजकल मोबाइल, टीवी, लैपटॉप और स्विगी ये सब इतना हैंडी हो गया है कि हमको उठ के कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्विगी एंड जोमेटो की वजह से इजीली सब कुछ अवेलेबल हो रहा है। सब कुछ तो दो उससे नुकसान हो रहे हैं। एक तो हमारी एक्टिविटी कम हो रही है, हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, एंड दूसरा थिंग वी आर ईटिंग समथिंग जंक फूड। करेक्ट, इजीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबिलिटी इज मेड इजी। तो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब एक्सरसाइज कम हो रहा है, जब हम लोग हेल्दी खाना नहीं खा रहे, ये सब भी हमारे हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट हो रहे। तो इसकी वजह से डायबिटीज़ रहने दो, ओबेसिटी रहने दो, या कोई थायराइड का प्रॉब्लम रहने दो, ये सब फर्टिलिटी पे इफेक्ट होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि स्मोकिंग और अल्कोहल भी हमारे लाइफस्टाइल में ही आ जाता है। अभी आप देखेंगे तो इवन कॉलेज गोइंग बॉयज, हाँ स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स एज वेल, हाँ, तो दोनों को भी ये लग रहा है कि वो एक हमारा प्रेस्टीज या कुछ स्टेटस बोलते हैं, वैसे। तो इट इज़ बिकम कॉमन कि आप नहीं पीते हो, ऐसे पूछते हैं कि यू डोंट ड्रिंक। तो वो भी है कि अर्ली एज पे अल्कोहल कंजम्पशन या स्मोकिंग, ये दोनों भी नेगेटिव मतलब दे रिलीज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ एज वेल एज अंदर सिस्टम भी खराब करते हैं। तो हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे हम फर्टिलिटी प्रिजर्व कर सकते हैं। और एक चीज़ जो है प्रोबेबली इंडिया में उतना नहीं है, फिर भी जो हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कि हमको अभी बच्चा नहीं चाहिए, तो 1 साल के लिए हम लोग डिले करेंगे, और ये यूजुअली डिले करने के लिए कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। तो वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस लेते हैं, उससे क्या होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पे असर हो जाएगा। प्रोलॉन्ग्ड लेने से एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटीज शुरू हो जाएंगे, फिर नेचुरली कंसीव करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर उनको असिस्टेंस लगेगा, फिर उनको इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो वो भी एक चीज़ है कि अभी फ़िलहाल में जहाँ पे फीमेल्स आर मोर करियर ओरिएंटेड, दे डोंट वांट चिल्ड्रन एट एन अर्ली एज, या शादी होके 1 साल 2 साल वेट करने के बाद उनको प्रेगनेंसी चाहिए। तो ऐसे लोगों में एक्चुअली इनफर्टिलिटी रेट इंक्रीज हो रहा है। और एक चीज़ जो हमने ये देखा है कि बहुत बार स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है कि अभी के जनरेशन में सब लोगों को एक कंपटीशन की तरह सब लोग जीना चाहते हैं ना। मैं अच्छा उनसे भी मैं बड़ा ऐसे हर एक के टारगेट्स एम्बिशंस हैं, दे वांट टू कंप्लीट इट एट एन अर्ली एज। तो अगर वो नहीं हो रहा है डेफिनेटली स्ट्रेस फैक्टर कम्स इन। हो रहा है तो भी स्ट्रेस हो रहा है, काम की वजह से नहीं हो रहा है तो भी स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल। पहले के जो है लोग इतना नहीं था कि दे वर सेटिस्फाइड कि हमारा एक घर है, हमारा खुद का एक है, बस है। बट अभी नोबडी इज सेटिस्फाइड, हाँ, तो उनको ज़्यादा चाहिए, दे वांट मोर। तो वो मोर करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो प्रोबेबली ऑल दीज फैक्टर्स एंड मोर ओवर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो अभी के बच्चों में है, अभी के जनरेशन में है, क्योंकि वो हेल्दी खाना खाते ही नहीं।
तो क्योंकि अभी रिसेंट अगर ट्रेंड देखा जाए तो ऑलमोस्ट 54% इंडियन वुमेन जो है वो आयरन डेफिशिएंसी यानी 70% इंडियन वुमेन है जिनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी है, इधर B12 डेफिशिएंसी है, D3 डेफिशिएंसी है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है, एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी एक वन ऑफ द फोलिक एसिड और विटामिन D3 बहुत इम्पोर्टेंट प्ले रोल करते हैं, मतलब दे प्ले अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन इनफर्टिलिटी। तो हमारे प्रैक्टिस में दो बहुत कॉमन देखे हैं। एक तो इन मुस्लिम पॉपुलेशन वी आर सीन लॉट ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी बिकॉज ऑफ देयर कस्टम दे वियर बुर्खाज एंड ऑल ऑफ थिंग, सो एक्सपोजर टू सन इज वेरी लेस फॉर देम। तो एक्सपोजर टू सन बहुत कम है, इसलिए विटामिन डी तो बहुत प्रिविलेंट है उनके यहाँ। तो हम एम्पेरिकली सभी को विटामिन डी तो देते ही है। और जो वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं उनमें B12 डेफिशिएंसी और फोलिक एसिड और B12, सो ये तीनों हम यूजुअली ऑलमोस्ट सभी पेशेंट को सप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि वन और द अदर ऑफ दीज थ्री विल बी डेफिशिएंट। और एक ट्रेंड इंडिया में देखा जाता है कि यूजुअली जब इनफर्टिलिटी केसेस हमारे पास आते हैं तो यूजुअली ब्लेम किया जाता है कि विमेन को ज़्यादा ब्लेम किया जाता है। जैसे डॉक्टर विकास ने बोला कि 1/3 केसेस आर हैविंग प्रॉब्लम एट वीमेन, 1/3 केसेस हैविंग प्रॉब्लम एट मेन आल्सो। हाँ, लेकिन ज़्यादातर यही पाया जाता है कि वीमेंस को ही ज़्यादा ब्लेम किया जाता है। तो एज अ वुमेन और एज अ डॉक्टर आपका इस पे स्टैंड क्या है? एक चीज़ हमने सभी रिलीजन में देखा है, सभी चाहे वो रिच हो, पुअर हो, हिंदू हो, मुस्लिम में, कोई भी रिलीजन में यही होता है कि एक विमेन ही बच्चा पैदा करने वाली है। तो अगर एजुकेटेड लोगों को ही ये समझना डिफिकल्ट है तो अनएजुकेटेड से तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। हमने सारे स्टेटस के लोगों में ये देखा है कि अगर वो लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो फर्स्ट थिंग दे डू इज दैट यू आर नॉट राइट ऑन योर प्लेस। तो आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, आप ठीक से अपना हेल्थ मेंटेन नहीं कर रहे हो, आप बाहर से खाना खाते हो, आप ठीक से सोते नहीं हो, आप प्रेयर नहीं करते हो, टेम्पल नहीं जाते हो। ये जो छोटे मोटे रीजंस है ना, वो एट्रीब्यूटेड टू अ गर्ल कि आपकी वजह से ऐसा हो रहा है। स्पेशली एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली में ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और ये नहीं सोचते हैं कि मेल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द प्रेगनेंसी। मतलब फीमेल्स अकेले तो प्रेगनेंसी नहीं कर सकते हैं ना, उसके लिए मेल्स का मेल पार्ट भी इक्वली जरूरत है, फीमेल पार्ट भी इक्वली जरूरत है। कॉजेस भी ऑलमोस्ट इक्वली शेयर होते हैं। तो मेल्स में भी ऑलमोस्ट 1/3 कॉजेस है, फीमेल्स भी 1/3 कॉजेस शेयर करते हैं फर्टिलिटी के लिए। तो ब्लेम तो दोनों के लिए जाना चाहिए, rather than blaming each other, they should not blame only. They should Whatever is there, yeah, it's not a blame game. whatever is the problem, they have to take solution for that problem. और सबको बच्चा चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स अभी हस्बैंड वाइफ है उनको बच्चा चाहिए ही चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है वो रीजन ढूंढने के बजाय अगर आप अपने आप से ब्लेम कर रहे हो कि आपकी वजह से हो रहा है या आपकी वजह से हो रहा है, ये तो सोल्यूशन नहीं है ना। तो प्रोबेबली अभी हमारे सोसाइटी को चेंज करना उतना इजी नहीं है, फिर भी ओनली विद द अवेयरनेस एंड एजुकेशन वी कैन डू इट। जैसे आज हम कर रहे पॉडकास्ट, तो ऐसे पॉडकास्ट से ये पॉसिबल हो जाएगा। थोड़ा बहुत हम लोग थोड़ा अवेयरनेस या एजुकेशन एजुकेट करेंगे लोगों को, तो ये ब्लेमिंग जो है या स्ट्रेस फैक्टर जो रिलेटेड समस्या है उसको हम लोग डेफिनेटली रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड और एक बात होती है कि इसमें कि इस ब्लेम गेम में यूजुअली फिर स्ट्रेस आ जाता है, एंड दैट स्ट्रेस अगेन कंट्रीब्यूट टू इनफर्टिलिटी। वो एक विशियस साइकिल हो जाता है, विशियस साइकिल हो जाता है। इनफर्टिलिटी, ब्लेमिंग, स्ट्रेस, अगेन स्ट्रेस से भी इनफर्टिलिटी ज़्यादा हो जाता है। तो बेसिकली हमको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना या जो ब्लेम गेम है वो रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें कपल काउंसलिंग का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग काउंसलिंग ही नहीं करेंगे तो फिर उनको अंडरस्टैंड ही नहीं होगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक कॉजेस एंड उसका मतलब व्हाट इज इनफर्टिलिटी एंड बेसिक कॉजेस हो गया। इसमें कुछ टाइप्स वगैरह रहते हैं। हम इनफर्टिलिटी को बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक जो है वो एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुए, उनको हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अगर एक बार प्रेग्नेंट हुए हो
लेकिन नेक्स्ट प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है उनको, तो उनको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो मेजर कॉजेस यही है, प्राइमरी और इनफर्टिलिटी, बट दोनों के टाइप्स में कॉजेस सेम है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो कॉजेस तो सेम ही है। डॉक्टर विकास, बेसिकली आपके पास जब एक इनफर्टिलिटी केस आता है या कपल आता है, तो बेसिक आप उनसे वर्कअप कैसे स्टार्ट करते हैं, या इनिशियल जो स्क्रीनिंग रहता है वो कैसे स्टार्ट करते हैं उनमें? तो जब भी आता है कपल, हम हमेशा कपल एज अ कपल वी हैव टू काउंसिल इट, मेल एज वेल एज फीमेल। सो इनिशियली आने के बाद हम बेसिक स्क्रीनिंग करते हैं, पहले डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, Okay. उसके बाद एग्जामिनेशन करते हैं बोथ मेल एंड फीमेल। उसके बाद एक बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करते हैं हम। तो फीमेल में इन्वेस्टिगेशन बोलना है तो एक तो ब्लड टेस्ट रहता है, ब्लड टेस्ट में हम थायराइड टेस्ट करते हैं, TSH करते हैं, फिर प्रोलैक्टिन करते हैं, फिर FSH एंड LH ये हार्मोन्स टेस्ट करते हैं, और एक है ओवेरियन रिजर्व देखने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं, उसका नाम है AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन बोलते हैं उसको। फिर हम एक अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, ट्रांसवेजनल अल्ट्रासाउंड करते हैं। यूजुअली अल्ट्रासाउंड हम पीरियड होने के बाद ही करते हैं। तो हम कपल को ये एडवाइस करते हैं कि पीरियड होने के बाद विद इन 5 डेज उनको कंसल्टेशन के लिए जाना चाहिए। तो ब्लड टेस्ट और स्कैनिंग सब एक ही साथ हो जाता है, एक साथ में हो जाएगा। ये हो गए फीमेल का इन्वेस्टिगेशन। मेल में सिर्फ एक ही टेस्ट है, वो है सेमेन एनालिसिस। तो पहले बेसिक इवैल्यूएशन करते हैं, उसके बाद इसमें कुछ जो भी प्रॉब्लम आया है उसके बारे में हम काउंसलिंग करते हैं पेशेंट में कि ये प्रॉब्लम है, इसके वजह से मोस्ट प्रॉब्लम आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट, उसका निदान क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर इनके सब नॉर्मल है, कुछ भी डिफेक्ट नहीं दिखा है, तो हम इसको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी बोल के ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो यूजुअली फिर ये जब स्क्रीनिंग हो जाता है तो एज अ पर्टिकुलर कॉजेस पे वर्कआउट होता है, या एज अ एक होलिस्टिक अप्रोच आप अपनाते हैं? डेफिनेटली होलिस्टिक अप्रोच रहता है। तो फर्स्ट लाइन हमेशा काउंसलिंग करते हैं हम। तो काउंसलिंग में बोलते हैं कि आप नॉर्मली प्रेगनेंसी रेट, आप सब कुछ नॉर्मल है, मेल फैक्टर भी नॉर्मल है, फीमेल फैक्टर भी नॉर्मल है, तो प्रेगनेंसी रेट सिर्फ 20% है। सो एज आवर ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्शन इज नॉट अ परफेक्ट सिस्टम, इसका प्रेगनेंसी रेट्स बहुत कम है। तो सब नॉर्मल है तो भी प्रेगनेंसी रेट इज ओनली 20% और 20%। तो इसीलिए हम 1 साल के बाद ही इवैल्यूएट करते हैं। 1 साल तक हम इनफर्टिलिटी इवैल्यूएट नहीं करते। उसका रीजन है फर्टिलिटी रेट्स आर वेरी लेस। अगर कपल कंटिन्यूअसली 1 साल के लिए ट्राई कर रहा है, प्रेगनेंसी नहीं दिख रही है, तो उसके बाद में हमें इवैल्यूएट करना है। उसके पहले इवैल्यूएट नहीं करना। 1 साल के पहले अगर उनको कंसीव नहीं हो रहा है तो उनको वेट एंड वॉच करना है। ओनली फ्यू केसेस हम जल्दी इवैल्यूएशन करते हैं, जैसे कि उसको नोन केस ऑफ PCOD है, नहीं तो उसको पहले से एंडोमेट्रियोसिस है, डायबिटीज है, नहीं तो एज बहुत हुआ है, शी इज मोर देन 35 इयर्स, ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर्स है इनफर्टिलिटी के लिए, तो हम 6 मंथ्स के बाद इवैल्यूएट करते हैं। अगर ऐसे कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है तो यूजुअली 1 साल के बाद ही हम इवैल्यूएशन करते हैं। तो फर्स्ट ये इवैल्यूएशन होने के बाद हम उनको नेचुरल कंसेप्शन के बारे में बोलते हैं। पहले समथिंग कॉल्ड फर्टाइल पीरियड, फर्टाइल पीरियड बोल के रहता है। अभी नेचुरली जो 1 मंथ का साइकिल जो आते रहता है, मंथली जिसका पीरियड आते रहता है, तो उसमें ओवुलेशन डेज जो रहते हैं वो 11th डे से 18th डे में होता है ओवुलेशन यूजुअली। इन एंड अराउंड द ओवुलेशन आप अगर संबंध रखेंगे तो प्रेगनेंसी होने का चांस ज्यादा रहता है। तो हमेशा हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप 11th to 18th डे कॉन्टैक्ट रखिए। यू कैन हैव एवरी डे और अल्टरनेट डे इंटरकोर्स। तो ये हम एजुकेट करते हैं कि फर्टाइल पीरियड कौन सा है और किस टाइम में संबंध रखना है। बहुत सारे लोगों को ये भी थोड़ा नॉलेज नहीं रहता है। हमारे बहुत से पेशेंट आते हैं एंड बहुत सारे लोगों में इनफर्टिलिटी का रीजन ये भी एक हो सकता है। डेफिनेटली बहुत से पेशेंट में रहता है, दे आर ट्राइंग इन द सेफ पीरियड एंड फर्टाइल पीरियड में वो स्किप कर जाते हैं। उसकी वजह से भी बहुत बार ऐसे देखा गया है कि प्रॉपर काउंसलिंग उतना ही हो जाएगा तो बहुत लोग कंसीव हो जाते हैं। डेफिनेटली। तो हमेशा हम ये पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि फर्टाइल पीरियड कौन सा है, कब इंटरकोर्स रखना है बोल के। सेकेंड चीज बोलते हैं हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बोलते हैं। तो कोई कुछ स्मोकिंग करता है, अल्कोहल कंजप्शन करता है, टोबैको च्यूइंग है, तो ये लोगों को हम क्विट करने को यूजुअली सजेस्ट करते हैं क्योंकि ये एडवर्सली फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। और बहुत से फीमेल्स और मेल्स में भी ओबेसिटी बहुत रहता है। यूजुअली ओबेसिटी इंसिडेंस इज वेरी हाई। तो यूजुअली हम वेट रिडक्शन के बारे में भी बोलते हैं। वेट रिडक्शन का एक मिथ है कि इट्स नॉट लाइक आप थिन एंड स्लिम एंड ट्रिन होना है, ऐसे नहीं है।
only what our aim is to have only around 5 kg weight loss is also enough for us. 5 kg वो weight कम किया तो भी आपका fertility results पे बहुत effect होता है. तो these all are holistic approaches which we advise before starting treatment. Proper treatment. और एक चीज़ हम ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी. तो आजकल क्योंकि हमारा डाइटरी हैबिट ऐसे है कि सब पूरा न्यूट्रिशन हम हमारे डाइट में नहीं रहता है. तो हम फर्टिलिटी के लिए 3 न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एज मैं अभी बोल चुका हूँ कि विटामिन डी और विटामिन B12, फोलिक एसिड. तो ये तीनों इनकेस तीनों में से कौन सा एक भी डेफिशिएंट है तो इट विल कॉज इनफर्टिलिटी. तो हम यूजुअली एम्पेरिकल भी किसी को दे देते हैं विटामिन B12, विटामिन डी एंड फोलिक एसिड हम स्टार्ट कर देते हैं ताकि हम ये न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी को टेक केयर कर सके. और हम यूजुअली हेल्दी डाइट लेने को हेल्दी डाइट फॉलो करते तो वो भी डिफिशिएंसीज थोड़ी बहुत कवर हो जाएंगे. तो ये तो हो गया मतलब प्रिवेंटिव पार्ट एंड होलिस्टिक अप्रोच. But what is the exactly treatment for the infertility? How you start with the treatment? Treatment as such 3 levels of treatment है इसमें. एक हम ovulation, induction and timed intercourse बोलते हैं. Second line of treatment is IUI and third line of treatment is IVF. So ovulation, induction, timed intercourse में हम क्या करते हैं? We'll call the patient on second day of her cycle. दूसरे दिन में उनका पीरियड होने के बाद दूसरे दिन आना है तो तभी हम एक ट्रांसवेजनल स्कैन करके ओवरी में कुछ सिस्ट है क्या देखते हैं. अगर सिस्ट है तो वो साइकिल कैंसिल करते हैं हम. सिस्ट नहीं है तो हम एग डेवलप होने के लिए ड्रग्स स्टार्ट करते हैं. ओवुलेशन इंडक्शन बोलते हैं हम उसको. तो ड्रग्स फिर हम सब्सिक्वेंटली मॉनिटर करते हैं एग्स डेवलप हो रहा है कि नहीं. अगर एग्स अराउंड 18 to 20 मिलीमीटर जब ग्रो हो जाता है तो वो एग फटने के लिए एक इंजेक्शन देते हैं. उसको हम ट्रिगर बोलते हैं. HCG इंजेक्शन देते हैं. तो HCG इंजेक्शन देने के बाद 36 आवर्स के बाद वो यूजुअली ओवुलेशन होता है. तो हम आफ्टर गिविंग ट्रिगर हम उनको बोलते हैं कि आपको एक 3 डेज के लिए इंटरकोर्स रखना है. तो दिस इज कॉल्ड ओवुलेशन इंडक्शन एंड टाइम्ड इंटरकोर्स. ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. एंड व्हाट इज देन नेक्स्ट सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है IUI बोल के. IUI पहले इंडिकेशंस बोलना है तो हम किसको रिकमेंड करते हैं IUI. एक तो आप ओवुलेशन इंडक्शन टाइम इंटरकोर्स अराउंड 3 to 4 साइकिल किया है फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो रहे तो नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमको जाना पड़ेगा. अदर कॉजेस बोलना है तो अगर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, हम इन्वेस्टिगेट किया है मेल फैक्टर फीमेल फैक्टर सब नॉर्मल है फिर भी इनफर्टिलिटी है तो हम डायरेक्टली IUI रिकमेंड करते हैं. पर्टिकुलर स्पेसिफिक कुछ कॉजेस नहीं है तो बेस्ट ट्रीटमेंट इज IUI. मेल रिपोर्ट्स आर आल्सो नॉर्मल, फीमेल की भी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि IUI करना है. फिर अगर आपको मेल प्रॉब्लम मेल डिफेक्ट्स है लाइक काउंट कम है नहीं तो मोटिलिटी ज्यादा नहीं है तो और सीमेन प्रॉब्लम्स जो है उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट IUI है. ओलिगोस्पर्मिया. सो हम बोलते हैं लेस देन 15 मिलियन काउंट है और मोर देन 5 मिलियन है. सो 5 to 15 मिलियन उसके बीच अगर काउंट है तो IUI इज द बेस्ट ट्रीटमेंट. तो और अदर कॉजेस लाइक एंडोमेट्रियोसिस है टाइप 1 एंड टाइप 2, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 एंडोमेट्रियोसिस है तो भी IUI रिकमेंड करते हैं. तो ये हो गए कॉजेस. IUI का प्रोसीजर क्या क्या रहता है? प्रोसीजर बोल तो सेम है ओवुलेशन इंडेक्स के जैसे. उनको हम एग तैयार होने के लिए ड्रग्स देंगे. एग जब रेडी हो जाएगा ट्रिगर देंगे एग रप्चर होने के लिए. उसके बाद जब हम इंजेक्शन देते हैं एग फटने के लिए उसके 36 to 40 आवर्स के बाद हम IUI करते हैं. तो जिस दिन जब 36 to 40 आवर्स हो जाएगा तभी हम पेशेंट्स को बुलाएंगे. हस्बैंड अपना सीमेन देता है कपल को आना पड़ेगा. तो सीमेन को हम प्रोसेस करते हैं. उसमें जो भी इम्प्योरिटीज है उसको वॉश करके सब निकालेंगे. फिर हम अच्छे स्पर्म जो रहते जो मॉर्फोलॉजिकली जो जिसका शेप बराबर है और जिसका मोटिलिटी अच्छा है वो ऐसे स्पर्म्स को हम चूज करके उसको एक छोटा सा कैथेटर रहता है. कैथेटर थ्रू हम इसके यहाँ से नाली कैथेटर थ्रू यहाँ पे डायरेक्ट कैविटी में छोड़ते हैं. कैविटी में इंसर्ट करते हैं. इसको IUI. दिस इज प्रोसेस ऑफ IUI. तो एक चीज है IUI बोले तो एक बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है. इसका इस प्रोसीजर के लिए जस्ट यू टेक 1 to 2 मिनट्स और इसके लिए कोई भी अनेस्थीसिया नहीं लगता है. इट्स अ कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर. और 10 मिनट्स पेशेंट को यहाँ पे लेटना है. उसके बाद शी कैन गो होम एंड आफ्टर घर में जाने के बाद भी आपका रूटीन काम कर सकते हैं. तो IUI के लिए बहुत लोग का मिसकंसेप्शन है कि नहीं इसको खाली पेट आना पड़ेगा
नहीं तो एडमिट होना पड़ता है, एनेस्थीसिया देते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। ऐसे कुछ भी नहीं है। वेरी सिंपल प्रोसीजर। सिंपल डे वन प्रोसीजर। या व्हाट आर द चांसेस और व्हाट आर द सक्सेस रेट फॉर द IUI? IUI सक्सेस रेट इट इज इंडिविजुअलाइज्ड, पेशेंट टू हाँ, पेशेंट, बट okay. इन जनरल बोलना है तो IUI से आपका नेचुरल कंसेप्शन से कितना है उससे डबल हो जाता है Double हो IUI का जाता है। कंसेप्शन। अगर आप नेचुरल कंसेप्शन आपका 10% है तो IUI 20%। तो इन जनरल हमको बोलना है तो अराउंड 20 to 30% कंसेप्शन रेट है IUI से। ओके। एंड अगर फिर भी IUI के थ्रू भी अगर नहीं हो रहे देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अगर यूजुअली हम एक साइकिल IUI फेल हो गया तो हम और Usually यूजुअली हम 4 cycles साइकिल्स तक कर सकते हैं IUI। रिपीट कर हाँ, सकते हैं। 4 साइकिल तक कर सकते हैं। अगर 4 साइकिल के बाद भी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है तो फिर हम नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो IVF है वो रिकमेंड करते हैं। IUI के लिए और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्यूबल फैक्टर चेक करना है। अभी बहुत से जो अगर इनफर्टिल स्पेशलिस्ट नहीं है तो वो ट्यूब चेक किए बिना भी IUI करते हैं, वो बहुत ही रॉन्ग है, क्योंकि अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक है तो IUI इंडिकेटेड ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप IUI करने से पहले ट्यूब चेक करके ले लीजिए, ट्यूब दोनों बराबर है कि नहीं बोल के, ट्यूब दोनों ओपन है कि नहीं। अगर ओपन है तो ही IUI करना है, नहीं तो यू शुड नॉट। उसका वर्क नहीं। तो नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट IVF के बारे में इंडिकेशन एक तो फेल्ड IUI, 4 साइकिल IUI से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है तो आप IVF करेंगे। सेकेंड है दोनों ट्यूब्स ब्लॉक है तो डायरेक्टली IVF करना है। फिर आपका एंडोमेट्रियोसिस, बहुत सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 बोलते हैं, तो भी डायरेक्ट IVF करना है। और आपका एज बहुत ज्यादा है, से यू आर 38 to 40 ईयर्स, तो ओवरऑल बहुत ही कम रहता है, तो तब हम टाइम वेस्ट करना नहीं है, डायरेक्ट वी विल गो फॉर IVF। तो ये मेजर कॉजेस है IVF के लिए। तो IVF प्रोसीजर कैसे रहता है? तो आपको सेकेंड डे आना है, मेंसेस होने के बाद सेकेंड डे आना है, तो तभी हम एग डेवलप होने के लिए इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा डोज ज्यादा रहता है क्योंकि हमारा एम है मल्टीपल एग्स चाहिए हमको, जितना ज्यादा एग्स है उतना अच्छा है हमको, हम IVF के लिए। तो हम थोड़ा हाई डोज ऑफ इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं। फिर जब एग्स पूरा रेडी हो जाते हैं, अराउंड 18 to 20 मिलीमीटर्स, एटलीस्ट 3 to 4 एग्स 18 to 20 मिलीमीटर्स का हो जाता है, तभी हम उसको एस्पिरेट करते हैं, UST गाइडेंस से बाहर निकालते हैं उसको। तो बाहर निकाल के टेस्ट ट्यूब में उसको हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिलाते हैं और फर्टिलाइज करते हैं बाहर ही। तो बेबीज बाहर ही तैयार होता है, उसको बेबीज को 5 डेज के लिए हम ग्रो करते हैं, तो उसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। 5 डेज ग्रो करने के बाद फिर हमको फ्रीज करके रखते हैं, फ्रीज करके फिर सब्सिक्वेंट साइकिल में हम उसको ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए भी ये डे केयर प्रोसीजर रहेगा कि नहीं, ये इसके लिए आपको एनेस्थीसिया देना पड़ता है, बिकॉज इट्स अ पेनफुल प्रोसीजर। तो यूजुअली हम ओसाइड पिकअप के लिए एडमिट तो नहीं करते, मॉर्निंग एडमिट होना है, इवनिंग डिस्चार्ज करते हैं, लेकिन एनेस्थीसिया देना पड़ता है, जनरल एनेस्थीसिया, शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। तो व्हाट इज द सक्सेस रेट इन IVF एंड व्हाट हाउ मच फेलियर चांसेस कितने रहते हैं उसमें, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या रहते हैं? तो IVF अगेन इट्स इंडिविजुअलाइज्ड, पर्सन टू पेशेंट टू पेशेंट बहुत वेरी होता है, बट इन एन एवरेज बोलना है तो अराउंड 50 to 70% है सक्सेस रेट। एवरी इफ यू डू 2 पेशेंट्स, one will be positive, second will be negative, so around 50 to 70% you can take. Okay. So complications as such in any infertility treatment, complications are same. So अभी हम ओवुलेशन के लिए ड्रग्स दे रहे हैं, तो कुछ पेशेंट्स में कैसा होता है, मोर देन 1 एग डेवलप हो जाता है, 2 एग्स 3 एग्स डेवलप हो जाते हैं, इसीलिए 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा प्रेग्नेंट होने का चांस रहता है, तो हम मल्टीपल प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो उसका रिस्क ज्यादा है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में, मल्टीपल गेस्टेशन का। सो वंस मल्टीपल गेस्टेशन हो गया तो वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो गया, उसकी वजह से मल्टीपल गेस्टेशन के हाइपरटेंशन का रिस्क ज्यादा होता है, फिर मधुमेह आने का रिस्क ज्यादा रहता है, वो एक अलग चीज है, इट्स अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाता है। अदर कॉज से स्टडीज में ये भी देखा गया है कि आप मेनली IVF करके लेते हैं, उन ऐसे प्रेगनेंसी में गेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, मधुमेह, प्रेगनेंसी में जो मधुमेह आता है वो आने का चांस बहुत ज्यादा है, आपका BP बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा है। फिर प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं हम, जो प्लेसेंटा रहता है वो नीचे इम्प्लांट हो जाता है, प्लेसेंटा प्रीविया रिस्क ज्यादा है। तो इन जनरल हम अगर पेशेंट कंसीव हो जाता है IVF से, उसको हम हाई रिस्क केस ही लेबल करते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस कॉम्प्लिकेशंस। और एक बहुत ही ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन जो है वो है ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम बोलते हैं हम।
कुछ लोगों को कैसे हमने इंजेक्शन देने के बाद वो बहुत एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा एग्स तैयार हो जाते हैं, तो उसके वजह से मल्टी ऑर्गन फेल्यूर हो जाता है। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस एंड बट मे बी रेयर आल्सो, वेरी रेयर। सो आजकल हम यूजुअली माइल्ड स्टिमुलेशन करते हैं। माइल्ड स्टिमुलेशन बहुत हाई डोज नहीं देते, हम मॉडरेट डोज ही देते हैं क्योंकि OHSS का रिस्क कम कर सके। सो दिस इज रिगार्डिंग टोटल ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ द इनफर्टिलिटी। सो इसमें अभी इनफर्टिलिटी में रिसेंट कुछ ट्रेंड्स है या रिसेंट कुछ एडवांसेस हो रहे हैं अदर देन दिस ट्रीटमेंट पार्ट? इस फील्ड में तो बहुत सारे रिसेंट एडवांसेस हो रहे हैं। इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। तो जो क्लिनिकली रिलेवेंट है आजकल हम जो यूज कर रहे हैं, एक एग्जांपल के साथ ही बोल देता हूँ मैं। एक टेस्ट है, उसका नाम है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, PGD बोलते हैं, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। तो एक पेशेंट आया था हमारे पास, वो कपल का फैमिली हिस्ट्री ऑफ एक डिसीज था कॉल्ड मस्कुलर डिस्ट्रोफी। उसके 3 भाई थे, तीनों भाई को मस्कुलर डिस्ट्रोफी, दे आर हैंडीकैप्ड, तीनों को मस्कुलर डिस्ट्रोफी था। तो कपल को ये डर था कि मेरा अभी होने वाला बच्चा भी इससे इफेक्ट है क्या, वो उनको डर था, इसलिए वो कंसल्टेशन के लिए आए थे हमारे पास। तो हमने उनको IVF सजेस्ट किया। तो IVF में हमने जो एम्ब्रियो रेडी किया था, वो एम्ब्रियो का बायोप्सी करके वो बायोप्सी का जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजा था कि वो एम्ब्रियोज में वो मस्कुलर डिस्ट्रोफी जीन है क्या नहीं देखने के लिए। जो 2 एम्ब्रियोज में वो जीन नहीं था, तो वो एम्ब्रियोज को हमने ट्रांसफर किया और बाद में पेशेंट हैव अ हेल्दी बेबी। तो अगर आपके फैमिली में कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है, हिमोफीलियाज, नहीं तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर जो फैमिली में रन होते हैं, ऐसे कुछ है तो डेफिनेटली इस टेस्ट प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस इज गोइंग टू हेल्प सच कपल्स। सो दिस इज वन थिंग। सेकेंड इज अगर बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है, बार बार प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हो, उनका एग्स भी अच्छा है, स्पर्म भी अच्छा है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, उसको हम रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर बोलते हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए हम एक तो टेस्ट करते हैं, उसका नाम है PGT, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। उसमें सेम है, बायोप्सी लेते हैं हम एम्ब्रियो से, बायोप्सी लेके उसमें हम क्रोमोसोम नंबर चेक करते हैं। हमारे सेल्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। बट ऐसे रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर में हमने देखा है कि ये नंबर्स ज्यादा कम रहते हैं, किस एम्ब्रियो में ज्यादा रहता है, किसी के एम्ब्रियोज में कम रहता है। ये एनिपुलॉइड इंसिडेंस बहुत रहता है ऐसे पेशेंट्स में। तो हम ऐसे एम्ब्रियोज को ढूंढते हैं जिसमें नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, एंड वैसे एम्ब्रियोज को हम ट्रांसप्लांट करते हैं, जिससे कि इम्प्लांटेशन फेलियर रेट कम हो जाता है। एक थिंग कर सकते हैं। और एक चीज है ऐसे पेशेंट्स में हम करते हैं, उसका नाम है IRA, एंडोमेट्रियल रिसेप्टिव अश्य बोलते हैं। उसमें हम इम्प्लांटेशन विंडो देखते हैं। अगर नॉर्मली सभी पेशेंट्स में 5th डे हम ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि यूजुअली सभी पेशेंट्स में 5th डे ही इम्प्लांटेशन होने का चांस ज्यादा रहता है। लेकिन ऐसे रिकरेंट फेलियर जो होते रहते हैं, उनका इम्प्लांटेशन विंडो इधर 4th डे रहेगा, नहीं तो 6th डे रहेगा। तो थोड़ा डिविएशन हुआ रहता है, इसलिए उनका इम्प्लांटेशन नहीं होते रहता है। तो कब करना है एग्जैक्टली एम्ब्रियो ट्रांसफर, 4th डे करना है, 5th डे करना है, 6th डे करना है, वो देखने के लिए एक स्मॉल एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेके हम उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं। उसमें वो रिपोर्ट आ जाता है कि आप कौन सा इम्प्लांटेशन विंडो, कौन सा दिन आपको ट्रांसफर करना है। तो अकॉर्डिंगली वी विल ट्रांसफर द एम्ब्रियो विच विल इम्प्रूव द प्रेगनेंसी रेट। ये सारी चीज़ें जो आपने बोली रिसेंट एडवांसेस, इससे आपका जो IVF का ट्रीटमेंट का जो सक्सेस रेशियो रहेगा वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा। एंड वन मोर थिंग, रिसेंट ट्रेंड्स आर गोइंग, हमारे देश में तो उतना कॉमन नहीं है, लेकिन आउटसाइड कंट्रीज में थोड़ा चल रहा है, दैट इज़ अ सरोगेसी। तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। सरोगेसी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड वन लॉ, सरोगेसी एक्ट बोल के। तो उसमें रेगुलेशन सब उन्होंने एनलिस्ट किया है। तो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली इंडियन नेशनल्स कैन हैव सरोगेसी इन इंडिया। पहले कैसे होता था, फॉरेन कपल्स आके यहाँ पे सरोगेसी करके जाते थे, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट कम है सरोगेसी का। तो उसमें एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो रहा था सरोगेट वुमेन्स का, इसलिए गवर्नमेंट ने वो बैन किया है। सो ओनली इंडियन नेशनल्स कैन हैव सरोगेसी। तो सरोगेसी आपने तो बहुत इस टर्म सुना होगा, क्योंकि न्यूज में देखा है, करण जौहर और तुषार, वो सब सरोगेसी, इवन दो दे आर नॉट मैरिड, सरोगेसी से दे हैव किड्स।
तो बहुत लोग को ये डाउट है कि सरोगेसी तो अपना ही बच्चा रहता है क्या दूसरों का बच्चा रहता है। द फैक्ट इज वो कपल का ही बच्चा रहेगा, जेनेटिकली कपल का ही बच्चा रहेगा। हम क्या करते हैं इसमें बोले तो हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं, फीमेल का एग लेते हैं, उससे बेबी तैयार करते हैं, हम एम्ब्रियो तैयार करते हैं। एम्ब्रियो जो ट्रांसफर करना है वो एक दूसरे लेडी सरोगेट लेडी के यूट्रस में हम डाल देते हैं, तो उसमें वो ग्रो हो जाएगा, 9 मंथ्स तक ग्रो हो जाएगा। उसके बाद डिलीवर होने के बाद फिर वो कपल्स जो है उनको बेबी दिया जाता है। तो ये सरोगेसी है। एक चीज है सरोगेट वर्ड में बोलने के लिए रेंटिंग का यूटेरस। यस, करेक्टली। तो डॉक्टर विकास एंड डॉक्टर रूपा, आप अभी इतने सारे केसेस को डेली हैंडल करते हैं, आपके जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे केसेस आते हैं एंड मैंने भी देखा है कि बहुत सारे पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो क्या आप 1-2 केसेस एक्सप्लेन कर सकते हैं जो या सम कुछ पॉजिटिव एंडिंग या नेगेटिव एंडिंग के साथ में कुछ केसेस आए हैं रिसेंटली, ऐसे कुछ 1-2 केसेस एक्सप्लेन कर सकेंगे? एक तो है कि हर कोई फिल्म में एक अच्छा एंडिंग होता है, बुरा एंडिंग भी होता है। तो बहुत सारे पेशेंट के साथ अच्छा होता है एक्चुअली, पर वो डेस्टिनी करके एक होता है जिसमें हम बोल नहीं सकते क्या होगा इनके साथ करके। तो ऐसे 2-3 केसेस हमारे इसमें हुए हैं जहाँ पे one patient we had, तो the couple was married for 1 year, तो जस्ट 1 साल हुआ था शादी होके। फिर वो मतलब प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे थे लेकिन नहीं हो रहा था, तब वो आए थे कंसल्टेशन के लिए। देन ये सब रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद हमको पता चला कि प्रोलैक्टिन थोड़ा सा उनका ज़्यादा था, हायर साइड पे था। हाँ, तो प्रोलैक्टिन ज़्यादा है तो रीजंस ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे एडिनोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा वगैरह तो नहीं है। तो हमने उनका सिटी स्कैन भेजा था, तो जिसमें हमने देखा कि शी हैड अ पिट्यूटरी एडिनोमा, जहाँ से वो प्रोलैक्टिन भी ज़्यादा रिलीज हो रहा था, एज वेल एज उसको डायबिटीज़ भी हो गया था उसके कारण ही। तो जब हमको वो रिपोर्ट मिला तो हमने वो हस्बैंड वाइफ दोनों को बुला के काउंसलिंग किया कि ऐसा है, पिट्यूटरी एडिनोमा है जिसके कारण कंसीव आपको नहीं हो रहा है एंड इसके लिए सोल्यूशन है। तो हमने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से उनको रेफरेंस दिया था और वहाँ पे वो जाके सब जो भी प्रोसीजर था, लाइक शी हैड टू अंडरगो अ सर्जरी फॉर दैट। तो सर्जरी होने के बाद कंसेप्शन होने का चांस डेफिनेटली बढ़ जाता था। तो डायबिटीज़ उसको था पहले, मतलब वो इतना डिटेक्ट नहीं हुआ था क्योंकि कॉज वाज नॉट नोन। तो जब हमको पता चला कि ये सब है तो काउंसलिंग के बाद भी वो कन्विंस हुए थे, नॉट ऐसा नहीं है कि नहीं था, पर जब सर्जरी होने के बाद पेशेंट जब हमारे पास वापस आया तो हमको ये सुनने को मिला कि द हस्बैंड डिडंट वांट टू स्टे विथ हर एनीमोर, क्योंकि उन्होंने ये छुपाया है कि इनको प्रॉब्लम था। पर सच ये था कि उसको खुद को नहीं पता था कि उसको कुछ ऐसा है कि पिट्यूटरी एडिनोमा है और इससे ही मुझे कंसीव नहीं हो रहा है करके। सर ने एक्चुअली पेशेंट के हस्बैंड को भी बुलाया, उसके साथ भी बात किया कि इसमें उसका कुछ मिस्टेक नहीं है, इट हैज़ टू बी फ्रॉम बोथ द साइड्स, कि आपको भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। ऑलरेडी सर्जरी होने के बाद प्रेगनेंसी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड डेफिनेटली आपको बच्चा होगा। ये सब एक्सप्लेन करने के बाद भी दे एंडेड अप इन डिवोर्स। तो ये वो फीमेल पे इतना बुरा असर पड़ गया कि शी हैड टू अंडरगो लॉट ऑफ साइकियाट्रिक कंसल्टेशंस, शी वेंट इनटू डिप्रेशन। तो वहाँ से बाहर आने के लिए उसको बहुत टाइम लगा। तो ऐसे नेगेटिव बहुत
इजीली हो जाता है, इम्पैक्ट्स हो जाते हैं। हाँ बहुत सारे होते हमने हैं। जैसे डिस्कस किया ना कि मेनली इंडिया में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो फीमेल को ही ज़्यादा Female ब्लेम किया जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल आई थिंक। एंड मोर ओवर उनको फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़ में। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है तो अकेले तो इससे लड़ नहीं Cope up सकते करना हो, difficult बहुत है। डिफिकल्ट हो जाता है। एंड हस्बैंड वाइफ रिलेशन इज वन सच थिंग, अगर सारे लोग भी अगेंस्ट है, अगर हस्बैंड इज सपोर्टिंग यू तो उसको एक स्ट्रेंथ मिलता Strength है मिल जाता कि है। वो कोप अप कर सकती है करके ये रहता है। तो वो ऐसे हो गया एंड डिवोर्स The हो गया, independent तो divorce। नहीं कुछ नहीं हो सकता था। तो ऐसे भी हुआ है कि बहुत सारे पेशेंट्स होप नहीं छोड़ते हैं ना कि एक ना एक दिन हमको बच्चा हमको होगा डेफिनेटली हो ही। जाएगा। तो ऐसे पेशेंट को पॉजिटिव जो रहते हैं उनमें रिजल्ट्स बहुत अच्छा आता अच्छा है। आता है। तो हमारे पास एक पेशेंट थे, शी वाज अ फैमिली फ्रेंड काइंड ऑफ हमारे लिए। तो शायद उनका 15 इयर्स ऑफ मैरिज के बाद उनको प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया। ओके ओके। एंड हमने उनको देखा है, मतलब पूरे जर्नी वो उन्होंने जिस तरह वो ट्रीटमेंट लेते थे, जिस तरह सोसाइटी को हैंडल करते थे, तो वो दोनों कभी भी नहीं लगता था कि इनको बच्चे नहीं हैं और ये उदास है या ऐसे सोसाइटी से हट के बाजू में है, वो कोई फंक्शन अटेंड, ऐसे कुछ नहीं था। दे वर लाइक लाइवली कपल, सब फंक्शंस अटेंड करते थे, सब एंजॉय करते थे, अलॉन्ग विद दैट ट्रीटमेंट भी लेते थे। तो उनको जो ट्रीटमेंट मिल रहा था शायद वो राइट टाइम नहीं था उनको कंसीव होने का, इसीलिए बोलते हैं ना कि व्हेन द राइट टाइम कम्स एवरीथिंग विल हैपन राइट। तो उनको भी IVF ही करवाना पड़ा था, पर बहुत साल के बाद वो एक्चुअली सक्सेसफुली कंसीव करके ट्विंस होके 2 बच्चे, मतलब 2 गर्ल्स दे हैड। तो दैट पेशेंस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन इनफर्टिलिटी। बहुत बार ऐसे होता है कि आपने 2 महीने का ट्रीटमेंट लिया, 2-3 महीना ट्रीटमेंट ले लिया और आपको प्रेगनेंसी का रिजल्ट नहीं आया, तो आप स्विच ऑन करते हैं। बहुत सारे केसेस में यही होता है डॉक्टर कि स्विच करते हैं, डॉक्टर 2 to 3 months दे टेक ट्रीटमेंट एंड उसके बाद में स्विच करते हैं डॉक्टर्स, एंड वो भी हमको नहीं करना है, वो भी थोड़ा अवॉइड करना है। सेकंड डॉक्टर विल अगेन स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। तो पेशेंस इज वन थिंग जो इनफर्टिलिटी में कपल्स में बहुत जरूरी है, एंड दे हैव टू स्टिक ऑन टू वन पर्सन। कम से कम एटलीस्ट एक 6-7 महीने का तो टाइम देना पड़ता है एक डॉक्टर के साथ, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता है कि नेक्स्ट कहाँ पे क्या करना है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट तो इंडिविजुअलाइज्ड है, जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट नहीं है कि सारे इनफर्टिलिटी पेशेंट को एक ही तरह से ट्रीट करना है, ऐसे तो नहीं है। तो इंडिविजुअलाइज्ड रहने के कारण हर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान, हर एक पेशेंट का नेसेसिटी जो भी रहता है वो साइकिल टू साइकिल भी वेरी होता है। तो एक साइकिल में जो हमने नहीं किया है, नेक्स्ट साइकिल में हम लोग वो करके देख सकते हैं, और सेकंड साइकिल में जो नहीं हुआ थर्ड साइकिल में देख सकते हैं। अगर आप हमारे साथ ही नहीं रहेंगे, मोर ऑफ ट्रायल एंड एरर, तो and we have to give more and more chances, at least take 5 to 6 chances तो देने पड़ते हैं, and at least एक डॉक्टर के पास 1 year का टाइम तो हमें डेफिनेटली देना चाहिए। That is all, like patience is one thing, सब इनफर्टिलिटी इनफर्टाइल कपल को होना चाहिए, होता ही है, प्रेगनेंसी होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा अभी टेक्निक्स ही ऐसे है कि कोई भी कपल ऐसे बिना बच्चे के तो नहीं रह सकते, सबको होगा ही होगा, ऐसा है। सो आई थिंक हमारे इस पॉडकास्ट में हम लोगों ने सभी पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। तो लास्ट में एक टेक होम मैसेज आपकी तरफ से क्या रहेगा टू द कपल्स हु आर सीकिंग ट्रीटमेंट फॉर द इनफर्टिलिटी? हर एक इनफर्टाइल कपल पहले तो साथ में कंसल्टेशन के लिए जाना चाहिए, हस्बैंड वाइफ टुगेदर, साथ में काउंसलिंग करवा के जो भी प्रॉब्लम्स है टुगेदर सॉर्ट आउट करना चाहिए। ट्रीटमेंट प्लान में रहेगा इनिशियली तो ओव्यूलेशन इंडक्शन और टाइम्ड इंटरकोर्स ट्राई करना है, उससे नहीं होगा तो फिर IUI रहेगा, IUI से भी 3-4 साइकिल में नहीं हो रहा है तो लास्ट स्टेप रहेगा IVF।
ठीक है। तो अगर IVF करवाना है तो पेशेंट को एक डॉक्टर के साथ कम से कम एटलीस्ट एक 6 to 8 मंथ्स तक तो स्टिक ऑन रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप 2 महीने में रिजल्ट्स नहीं मिले और शिफ्ट किए तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट टेक होम मैसेज रहेगा कि फैमिली सपोर्ट, पीयर सपोर्ट, हस्बैंड सपोर्ट एंड कपल इंटरेक्शन डिस्कशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सॉर्ट आउट योर ओन प्रॉब्लम्स बिफोर कमिंग टू द डॉक्टर, सो दैट यू आर क्लियर कि क्या आपको करना है आगे। जो डॉक्टर बोलेंगे उससे आपके दोनों के भी आइडियाज़ मैच होना चाहिए, आपके दोनों के डिसीजंस मैच होना चाहिए। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ इनफर्टाइल कपल। और न्यूट्रिशन की तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, प्रॉपर स्लीप और रिलैक्सेशन इन बिटवीन। थोड़े से वेकेशंस वगैरह लेके यू कैन एक्चुअली रिलैक्स इन बिटवीन। अगर और एक चीज़ बोल सकते हैं कि अगर आपको एक 6 मंथ्स ट्रीटमेंट लेके भी प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, वी ऑलवेज सजेस्ट देम टू टेक अ ब्रेक ऑफ 2-3 मंथ्स इन बिटवीन, सो दैट वो वापस फिर से फ्रेश हो के रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो दैट विल गिव यू अगेन गुड रिजल्ट्स। थैंक यू डॉक्टर विकास एंड डॉक्टर रूपा हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आने के लिए, एंड इनफर्टिलिटी जो भी हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस थे या जो भी उनके मिसकंसेप्शंस थे उसको क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों आई होप इस पॉडकास्ट से आपको आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिले रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ और नए गेस्ट के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।